गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 9 की गणित की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले जो है हमने पढ़ा था संख्या रेखा। संख्या रेखा में किसी भी संख्या को किस तरीके से निर्धारित किया जाता है या किसी संख्या को कैसे दर्शाते हैं, ये हमें जो है वो इसके माध्यम से पता चलता है। जैसे कि कोई अंक दिया है -4, तो इस -4 की स्थिति को हम पर्टिकुलर स्थिति को हम बता सकते हैं कि संख्या रेखा में -4 को इस तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर हम संख्या रेखा में 2.2 या धनात्मक संख्या 2 की बात करें तो भी हम बता सकते हैं कि ये धनात्मक संख्या 2 जो है उसका निर्धारण संख्या रेखा में यहाँ पर किया गया है। तो बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी क्या स्टोरी है, किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी के रूप में है। तो एक वैज्ञानिक बच्चों थे, इसके लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। एक वैज्ञानिक रेने दकार्ते जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए। वास्तव में वो क्या थे, बहुत आलसी थे। तो स्टोरी ये है बच्चों कि कुछ लोग जो है वो प्रातः काल में बिस्तर पर लेटे रहना ही पसंद करते हैं और यही आदत जो थी वो लेटे रहते हैं और वो सोचते हैं कि हाँ, आलस करते रहते हैं और उनका उठने का मन नहीं करता है। तो यही आदत जो थी वो 17वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी गणितज्ञ जो रेने दकार्ते की थी। बच्चों, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है ये वही वैज्ञानिक रेने दकार्ते की पिक है, पहचान लीजिए इनको। इन्होंने ही निर्देशांक ज्यामिति की जो है वो स्थापना की, या कहा जाए कि विचारधारा जो है इन्होंने इन्होंने ही विकसित की थी। तो स्टोरी ये है बच्चों। हाँ बच्चों, तो ऐसी बात है कि वो ये सोचते थे कि वो आलसी नहीं है, वो अक्सर जो है वो बिस्तर पर पड़े ही रहते थे और सुबह उठने का उनका मन नहीं करता था। तो बड़े बिस्तर पर पड़े पड़े ही वो लेटे रहते थे। वो कहते थे कि मैं आलसी नहीं हूँ, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, अधिक से अधिक जो है मैं चिंतन कर रहा हूँ, सोच विचार कर रहा हूँ। तो आश्चर्य तब हुआ जब एक दिन जब वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे आराम कर रहे थे और उन्होंने एक तल पर जो है एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने संबंधी समस्या जो है वो उसका हल ढूंढ निकाला। अब कैसे निकाला उसने, तो उनकी जो ये विधि थी बच्चों वो अक्षांश और देशांतर की पुरानी विचारधारा की ही विकसित रूप थी। तो एक तल की एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने में प्रयुक्त पद्धति को ही दकार्ते के सम्मान में कार्तीय पद्धति भी कहा जाता है। उन्होंने देखा कि वो बिंदु है, जैसे मान लीजिए, तो जैसे इसके लिए आइए देखते हैं ये संरचना हमारी। बच्चों, जैसे मान लीजिए उन्होंने देखा कि एक बिंदु ये है। जनरली हम क्या कहेंगे कि ये मान लीजिए ये हमारा एक तल है, ठीक है, और इस पर कोई बिंदु दिया हुआ है। अब हमसे कोई पूछे कि इसकी स्थिति क्या होगी, तो हम ये कहेंगे कि ये जो है वो जो तल है इसके बाईं ओर थोड़ा स्थित है और थोड़ा दाईं ओर भी ऐसे बोलेंगे, यानी कुल मिला के जो है कोने के जो है नज़दीक है ऐसे करके, या लेफ्ट हैंड के नज़दीक है ऐसे करके हम इसकी स्थिति को बताएंगे। लेकिन ठीक जो है ठीक ठाक स्थिति को उसको नहीं स्पष्ट कर सकेंगे और एकदम स्पष्ट उत्तर हमारा नहीं होगा। तो इसके लिए बच्चों उन्होंने सोचा कि अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, जैसे कि ये पॉइंट दिया हुआ है, इसकी स्थिति को अगर हमें पता लगाना है तो मान लीजिए उसके लिए उन्होंने ये सोचा कि जो बिंदु है हमारा, उस बिंदु से, ठीक है, एक लंबवत रेखा इसकी ओर खींची जाए, ठीक है, और एक लंबवत रेखा जो है वो इस सामने वाले तल पर खींची जाए। लंबवत होनी चाहिए बच्चों, ये ठीक, और एक ये लंबवत रेखा हो गई इसकी ये। तो ये दो लंबवत रेखा अगर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर हमें ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाए तो हम इस पर्टिकुलर बिंदु की स्थिति को बता सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को माना गया। हाँ बच्चों, तो अगर हमें दो लंब रेखाएं पता हों, ठीक है, या दो लंब रेखाओं की आवश्यकता होगी। ये रेखा मान लीजिए अगर हमारी 3 सेंटीमीटर है और ये रेखा मान लीजिए हमारी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। तो
इस पर्टिकुलर बिंदु का निर्देशांक हम बता सकते हैं 3,5। ठीक है, तो अगर 3,5 छोटे कोष्ठक के अंदर करके उन्होंने बताया कि इसको हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और एक पहले वाले लंब को जो है वो 3 सेंटीमीटर है तो उसको हमने पहले लिखा, और दूसरा वाला लंब जो 5 सेंटीमीटर है उसको हमने बाद में लिखा। ठीक है, और कोष्ठक बंद कर दिया। तो ये इसका निर्धारण जो है वो इस पर्टिकुलर बिंदु का निर्धारण या इसकी स्थिति जो है वो हमें पता चल जाएगी। तो ऐसी परिकल्पना उन्होंने की, और इसके कारण जो है इसका कार्तीय पद्धति जो है, इनके नाम के कारण जो है इस पद्धति को कहा गया। उन्होंने जो उनका नाम था उसी पर आधारित जो है यह पद्धति कहलाई, कार्तीय पद्धति कहलाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हमें किसी भी बिंदु की स्थिति को जानने के लिए दो तलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, दो लंब रेखाओं की आवश्यकता होगी। दो लंबवत रेखाएं, एक हमें यहाँ वाली लंब रेखा की आवश्यकता होगी और दूसरी इस तरफ वाली लंब रेखा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो बच्चों इस निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं और जान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ये एग्जाम्पल है कि यहाँ पर पश्चिम से पूर्व जो है एक जो है मेन रोड गई हुई है। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और किसी ने बताया कि हाँ चलो मेरी सहेली, इसमें कई मार्ग बने हुए हैं, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th। और किसी ने ये कहा कि मान लीजिए मेरी सहेली का घर जो है वो लेन नंबर 2 यानी मार्ग नंबर 2 में है, और तो क्या आप इतना बस बता दिया कि हाँ मेरी सहेली जो है वो मार्ग नंबर 2 में रहती है, तो क्या आप उसके सही एड्रेस को जान सकते हैं या उसके घर को जान सकते हैं? तो बच्चों यहाँ ध्यान दो कि इसको उस जो फ्रेंड है वो ये तो हमें पता चल गया कि लेन नंबर 2 में रह रही है, यानी कि हमें इस मार्ग में नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ इन किसी मार्ग में नहीं जाना, बल्कि किस मार्ग में जाना है, मार्ग नंबर 2 में जाना है। लेकिन यहाँ साथ साथ देखिए बच्चों 1 2 3 4 ऐसे हर मार्ग में बने हुए हैं। ये 1 2 3 4 5 ये क्या है बच्चों? मकान नंबर है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये है कि हमारी फ्रेंड जो है मकान नंबर 2 में 4th नंबर के घर पे रहती है, तब हम उसकी एकदम यानी उसकी स्थिति को बच्चों हम कैसे दिखा सकते हैं कि ये मार्ग नंबर 2 में 4था नंबर का मकान उसका है, यानी उसकी सही स्थिति क्या होगी, ये वाला। ठीक है, इसे हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि ये उसका मकान नंबर दिया हुआ। इसी तरीके से मान लीजिए कोई कहे कि मार्ग नंबर 7 पे मेरा घर है और 4थे नंबर का मकान है, तो हाँ हम उसकी स्थिति को, एग्जैक्ट स्थिति को बता सकते हैं। हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कहीं कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे मार्ग नंबर 7 में जाएंगे। इसके बाद मार्ग नंबर 7 हमारा ये वाला है, और इसमें हमारा जो बताया गया है कि मकान नंबर कौन सा है बच्चों, 4th नंबर, तो हमारी स्थिति कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो है हम किसी भी, अगर दो चीज़ें अगर हमें पता है तो हम किसी भी चीज़ की या किसी भी पॉइंट की स्थिति को बता सकते हैं। बच्चों एक एग्जाम्पल के द्वारा और हम समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लीजिए हमारा एक कोई कार्तीय तल है। ठीक है, अब इस तल में जो है हमें कोई बिंदु, मान लीजिए हमारा ये बिंदु दिया हुआ है ये। ठीक है, अगर इस बिंदु की हमें स्थिति बतानी है कि इस बिंदु की क्या स्थिति होगी, तो इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे कि ये बिंदु जो है वो कहाँ पर स्थित है। इसके लिए बच्चों ध्यान दीजिए, कार्तीय तल के लिए जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे रो और कॉलम में बांटते हैं। रो मतलब होता है पंक्ति। ठीक है, तो जो ये वाली हैं ये सारी बनी हुई हैं, ये क्या है, हमारी रो है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? इन्हें क्या कहा जाता है, रो कहा जाता है। रो यानी पंक्तियाँ। ठीक, ROWS, रोज यानी पंक्तियाँ। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, पंक्तियाँ। ठीक, ये जो दिख रही हैं हमारी ये लाइनें जो दिख रही है ना बड़ी बड़ी सी, ये क्या हो गई, हमारी रो हो गई। और इसके साथ ही साथ जो है ये कुछ लंबी लंबी लाइन भी दिख रही हैं बच्चों, है ना, तो इनको क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। ठीक है, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, तो ये हमारे कॉलम हो गए, ये जो लंबे वाले हैं।
ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? कॉलम। और इनको क्या कहा जाता है बच्चों? रो कहा जाता है। तो किसी भी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए हमें उसे रो और कॉलम में बांटना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? अब जैसे मान लीजिए इस बिंदु की हमें स्थिति ज्ञात करनी है, तो इस बिंदु को स्थिति ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि वो कितनी दूर है। 1 2 3 तीसरी बिंदु पर है, यानी इसकी स्थिति को क्या लिखेंगे हम? 3। इसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे हम कि कॉलम में कौन से नंबर पे है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 चौथे नंबर पे है। इसकी स्थिति को कैसे दिखाएंगे बच्चों? 3,4 इस तरीके से इसका निर्धारण करेंगे बच्चों। तो अब हमें कोई और बिंदु भी दिया है, उसका निर्धारण अगर करना है, जैसे मान लीजिए एक और अन्य बिंदु लेते हैं, ये बिंदु है। अब इसका निर्धारण कैसे करेंगे? तो यहाँ फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि इसका निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। तो कितनी दूरी पर स्थित है इसके लिए हम देखेंगे, तो ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथे नंबर पे है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, कॉमा। इसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो इसके लिए देखेंगे तो ये यहाँ पे इसकी दूरी कितनी है बच्चों? 1। तो यहाँ पे 4,1 यानी इसका निर्धारण हो गया। इसका निर्धारण क्या हो गया बच्चों? 4। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चों? नहीं सॉरी 1 और 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, तो इसको 4 और 2 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये पॉइंट 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पॉइंट 1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पॉइंट 2, तो यहाँ पे 4,2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? इससे बच्चों ये निष्कर्ष निकल कर आया कि किन्हीं भी 2 लंब रेखाओं की सहायता से हम किसी भी बिंदु का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। जो पहला वाला भाग रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? स्तंभ कहलाएगा। जैसे स्तंभ से दूरी यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, यानी कॉलम। ठीक, और दूसरा वाला भाग कहलाएगा रो। कौन से नंबर की रो पे है? तो पहली और ये दूसरी रो पे है, इसलिए दूसरी रो हो जाएगी। तो इसके लिए जो है हमें 2 लंब रेखाओं की ज़रूरत पड़ी और 2 लंब रेखाओं के माध्यम से हम किसी भी बिंदु का निर्धारण कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने निर्देशांक ज्यामिति के लिए आवश्यक कार्तीय तल के बारे में जाना। और ये तल जो है वो स्तंभ और पंक्तियों से मिलकर के बना होगा और किसी भी बिंदु की या किसी भी व्यक्ति की स्थिति को हम इन तलों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। अब आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी प्रश्नावली 3.1, उसके सवाल हम हल करेंगे। इसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा कि किस तरीके से निर्धारण किया जाता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।